आज हम केमिस्ट्री का अगला चैप्टर शुरू कर रहे हैं, रासायनिक बल गतिकी, केमिकल काइनेटिक्स। रासायनिक बल गतिकी या केमिकल काइनेटिक्स हम देखते हैं कि केमिस्ट्री की या स्पेशल तौर पर बोलें फिजिकल केमिस्ट्री की, भौतिक रसायन की। केमिस्ट्री का जो हमारा स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है, स्टार्टिंग वाले चैप्टर हैं, वो फिजिकल केमिस्ट्री कहलाते हैं। तो हम देख रहे हैं कि ये फिजिकल केमिस्ट्री या भौतिक रसायन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस चैप्टर के अंतर्गत हमको अर्थात रासायनिक बल गतिकी के अंतर्गत हमको रासायनिक अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, दर को प्रभावित करने वाले कारक और इससे संबंधित नियम, रूल्स, फैक्टर और रेट, तीन चीजों की हमको स्टडी करना है। अभिक्रिया की दर क्या होती है, उस दर को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित कर देते हैं और इनसे रिलेटेड नियम क्या है जो इनको अभिक्रिया की दर पर लागू होते हैं, है ना। तो यहां हम जानते हैं कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें कुछ पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं, इनको हम रिएक्टेंट्स या क्रियाकारक बोलते हैं। ये क्रियाकारक हो गए, रिएक्टेंट हो गए, ये आपस में क्रिया करते हैं और जिन नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उन्हें हम क्रियाफल बोलते हैं, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, क्रियाकारक क्रियाफल में परिवर्तित होते हैं। हमने चूल्हे के अंदर लकड़ी लगाई तो अपन जानते हैं धुआं और राख जलने पर बनेंगे, लकड़ी जलेगी, यानी लकड़ी की रिएक्शन हो रही वायु के साथ में और उत्पाद बन जाएंगे, क्रियाफल बन जाएंगे, प्रोडक्ट बन जाएंगे या उत्पाद बन जाएंगे। तो इनकी रिएक्शन करने की स्पीड क्या रहेगी, हम जानते हैं धीरे धीरे इनकी मात्रा कम होती जाएगी और धीरे धीरे इनकी मात्रा अधिक होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ती जाएगी? क्योंकि अल्टीमेटली क्रियाकारक को काय में कन्वर्ट होना है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है, रिएक्टेंट को कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में। क्रियाकारक को प्रोडक्ट में जाना है तो धीरे धीरे ये क्या होते जाएंगे, कम, और वो ज्यादा होते जाएंगे। चूल्हे में लकड़ी को हम जलाते जा रहे हैं तो लकड़ी का अमाउंट धीरे धीरे क्या होता जाएगा, कम, और राख का और धुएं का अमाउंट क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। तो ये एक सिंपल सा नेचर है। तो ये एक कोई रासायनिक अभिक्रिया है, हमको देखना है कारक और इससे रिलेटेड नियम। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, आखिर रेट ऑफ रिएक्शन होती क्या है, क्योंकि ये इस चैप्टर का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है कि अभिक्रिया की दर से क्या तात्पर्य है, इसे प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। फैक्टर्स अपने को देना है विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहां पर हम देखते हैं एकांक समय में, कोई टाइम ले लिया अपन ने, एकांक समय में, यूनिट टाइम में क्रियाकारक की जितनी मात्रा, इनका जितना अमाउंट प्रोडक्ट में, उत्पाद में परिवर्तित होता है उसे ही अभिक्रिया की दर कहते हैं। इकाई समय में या एकांक समय में क्रियाकारक की जितनी मात्रा उत्पाद में परिवर्तित होती है उसे हम क्या बोलेंगे, अभिक्रिया की दर। या दूसरे शब्दों में ये बोले, एकांक समय में क्रियाकारकों की मात्रा में जितनी कमी होती है, जितनी कमी होती, या उत्पादों की मात्रा में जितनी वृद्धि होती है उसे अभिक्रिया की दर कहा जाता है। अभिक्रिया की जो दर होती है उसका सिंबल है dx/dt। यह अभिक्रिया की दर को प्रदर्शित करता है, dx/dt। समय के साथ सांद्रण में परिवर्तन, समय के साथ साथ सांद्रण में होने वाला परिवर्तन। अब अपन जानते हैं क्रियाकारक वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और उत्पाद वे पदार्थ हैं जो अभिक्रिया में निर्मित होते हैं। और अभी अपन ने देखा है कि क्रियाकारकों की मात्रा समय के साथ साथ कम होती है। यानी ये ऊपर वाली रिएक्शन देख रहे हैं तो बेटे देखो, ऊपर वाली रिएक्शन में क्या है, जो NO2 था उसने ऑक्सीजन CO को दे दिया, तो उधर देखिए CO2 बन गया और इसने ऑक्सीजन दिया था इसलिए कन्वर्ट हो गया NO में, उधर 2 नहीं लगेगा, CO2 प्लस NO, CO2 प्लस NO, ये 2 यहां नहीं लगेगा, ये गलत लिखा हुआ है यहां पर, तो ये ध्यान रखना अपने को।
NO2 ने ऑक्सीजन दे दिया, किसको दे दिया? कार्बन मोनोऑक्साइड को। तो NO2 काय में कन्वर्ट हो गया? NO में। और हम देख रहे हैं कि जो CO है उसको क्या हुआ? ऑक्सीजन मिल गया, तो काय में कन्वर्ट हो गई? CO2 में। अभी हमने देखा इनकी मात्रा में क्या होगी? समय के साथ साथ कमी होगी। इनकी मात्रा में क्या होगी? वृद्धि होगी। ध्यान रखना है। और अभिक्रिया की दर को काय से बतलाया हमने? dx/dt। तो NO2 की मात्रा क्या होगी? कम होगी, तो हमने साइन काय का लगा दिया? माइनस का। CO की मात्रा क्या होगी? कम होगी, तो हमने साइन काय का लगा दिया? माइनस का। किंतु CO2 की मात्रा क्या हो रही है? बढ़ रही है, साइन काय का लगाया हमने? प्लस का। इसी प्रकार NO2 की मात्रा, NO की मात्रा भी बढ़ रही है, उसे भी हमने काय से प्रदर्शित किया? प्लस से। तो या तो अभिक्रिया की दर को हम क्रिया कारकों के रूप में प्रदर्शित करेंगे, तो माइनस dx/dt, x की जगह क्रिया कारक लिख दिया हमने, जो x था। NO2 है तो NO2 लिख दिया, CO है तो CO लिख दिया। दोनों क्रिया कारक है, इसलिए दोनों के आगे साइन माइनस का। या अगर उत्पाद लेंगे तो दोनों के आगे साइन प्लस का। बात समझ में आ गई अपने को, है ना? तो एकांत समय में क्रिया कारक या उत्पाद के सांद्रण में परिवर्तन की दर या परिवर्तन हम बोलेंगे अभिक्रिया की दर कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दर को प्रभावित करने वाले कारक, अभिक्रिया की दर को कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। हमें कारक बतलाना है, तो पहला कारक हमने क्या बतलाया? कंसंट्रेशन, सांद्रता। हम जानते हैं, हम देख रहे हैं कि A और B ने रिएक्शन करी, क्या बनाया? C और D। कैसे बनाया वो हम देखते हैं। ये A था और ये B था। जैसे ही दोनों के अंदर टक्कर हुई, कोलिजन हुआ, ये बदल गए। काय में बदल गए? ये C और D में। ये ना बदलने के लिए क्या बतलाया अपन ने? क्या जरूरी है? उनके बीच की टक्कर, कोलिजन होना चाहिए, कांटेक्ट में आना चाहिए, तभी तो उत्पाद बनाएंगे। अगर हम पुस्तक के कांटेक्ट में नहीं आए तो उत्पाद बनेगा ही नहीं। पुस्तक के संपर्क में आएंगे तो ब्रेन में क्या बनते जाएंगे? प्रोडक्ट की, हाँ ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, क्योंकि उसको पढ़ने पढ़ा हुआ है, उसके कांटेक्ट में आए। अगर बिना कांटेक्ट में आए पॉसिबल है क्या? नहीं है। तो उसी प्रकार हम देखेंगे क्रिया कारक जब तक संपर्क में नहीं आएंगे, जब तक वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, तो टकराना उनका जरूरी है। अब टकराने के लिए हम देखते हैं, मान लीजिए हमारे पास में एक बंद पात्र है और उसमें हमने A और B का एक एक अणु ले लिया और हम जानते हैं A और B क्रिया करते हैं तो C और D बनाते हैं। हम देख रहे हैं, एक रिएक्शन देख रहे हैं, एक अपन ने पात्र ले लिया, एपरेटस ले लिया। कल्पना करें कि एक बहुत बड़ा हॉल है या ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है बड़ा, उसमें आप किन्हीं दो फ्रेंड की आंख पे पट्टी बांध के और मुंह पे टेप चिपका के छोड़ दिया कि जाओ जाके एक दूसरे को पकड़ लो। आंख पे क्या बांध दी? ताकि दिखाई देना, और मुंह पे क्या की? टेप चिपका, क्योंकि अपनी बात करने की बहुत आदत होती है ना? अपन चिल्ला चिल्ला के उसको आवाज लगा दे, इधर आ जाए यार, चिल्ला नहीं पाए, इसलिए अपन ने मुंह पे भी क्या कर दिया? टेप लगा दी। अब उनको ग्राउंड में छोड़ दिया अपन ने कि ढूंढ लो, एक दूसरे को ढूंढ लो, तो बता देना मिल जाए। कितनी देर में? आधे घंटे में मिल जाएंगे क्या? 1 घंटे में? एक घंटे में मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि आँख पे पट्टी है और टेप लगा तो बड़ा हो, इसलिए बड़ा हाल है। पता चले बेचारा इधर जा रहा, ये इधर आ रहा, ये इधर नीचे आ रहा, ये ऊपर जा रहा। पता चले बेटे कई महीनों और हफ्ते निकल जाए तो भी एक दूसरे को न पकड़ पाए। पकड़ कब पाएंगे? जब ये अनसर्टेनिटी किसी भी रूप में हम देखें कि ये एक दूसरे के सामने आ जाए, तो ये C और D बनाएंगे। इन्हें C और D बनने के चांस काफी लेस है, काफी, क्योंकि A और B मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे पता नहीं है। लेकिन अगर अपन ने ये काम किया कि हमने 11th के सारे बच्चे ले लिए, A वाले, या 12th A सेक्शन के सारे बच्चे ले लिए और 12th B के सारे सेक्शन ले लिए, और ये बोला कोई भी A वाला B को पकड़ लो, तो पहले की तुलना में पॉसिबिलिटी बढ़ गई कि कम हो गई? बढ़ गई सर। पॉसिबिलिटी पहले ये वाला इसके साथ कांटेक्ट कर रहा था तो ही प्रोडक्ट बन रहे थे, अब ये वाला किसी के भी साथ जुड़ेगा तो भी प्रोडक्ट
बन जाएगा। बेटे हमारा पहला पॉइंट हो गया। कंसंट्रेशन सांद्रता बढ़ा देंगे, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि उत्पाद जल्दी बनने लगेगा, उत्पाद का निर्माण जल्दी होगा। दूसरा देखते हैं टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। बेटे ताप का प्रभाव, टेम्परेचर का इफेक्ट बहुत जल्दी होता है। सिंपल सा एग्जांपल अपन देखें, ठंडे पानी में नमक जल्दी से डिसॉल्व होता है, घुल जाता है, कि गर्म में शक्कर पानी में, ठंडे पानी में जल्दी घुलती है, कि चाय बनाते हैं गर्म करते हैं उसमें जल्दी घुल जाती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया अपन ने तो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर क्या हो गई, बढ़ गई। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर मिलते से ही क्रियाकारकों के जो अणु हैं वो सुपर फास्ट दौड़ने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। बच्चे को साधारण तौर पे 2 प्रश्न याद करने को 2 तो याद करके लाता है, नहीं लाता, लेकिन अगले दिन अगर उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया तो तीसरे दिन 2 और याद करके ले आता है। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, ये जो हमारे पास में हम देख रहे थे बेटे, ये जो थे ए और बी, पहले मान लीजिए ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर आया, ये वाला इधर गया, इधर गया, इधर गया, ये आया, ये यहाँ पे कोलूजन हो रहा था। 1 2 3 रास्ते ये तय कर रहा था, 3 रास्ते ये तय कर रहा था। पहले मान लो 5 मिनट में, अब टेम्परेचर बढ़ा दिया, स्पीड बढ़ गई, 1 ही मिनट में सफर पूरा कर दिया। समझ में आ गई बात? जल्दी से आके टकरा गए, और जल्दी से आके टकरा गए तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन स्पीडी हो रहा है, जल्दी हो रहा है। ये हमारा दूसरा फैक्टर होगा बेटे, ताप का प्रभाव। तीसरा देखते हैं हम उत्प्रेरक का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कैटेलिस्ट। इफेक्ट ऑफ, हम जानते हैं जब कठिन क्वेश्चन को हम घर पे बैठ करके उनके साथ में हम पढ़ने की कोशिश करते तो सरदर्द शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके हाथ पैर पता नहीं चलते हमको कि ये कैसे सॉल्व हो रहा है। और अगर क्लास में जाते हैं, टीचर उसको एक्सप्लेन कर देता है तो हमको वो चीज तुलनात्मक रूप में कम समय में समझ में आ जाती है। यानी टीचर की सिलेबस तो वो ये पुस्तक वो ये पढ़ने वाले आप ही हैं, लेकिन टीचर ने क्या कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया आपके हिसाब से। तो यहाँ पर हम देखते बेटे कैटेलिस्ट वही कार्य कर रहा है। कैटेलिस्ट वे होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर को बढ़ा भी देते, घटा भी देते। जैसा अपन जानते हैं ना, स्कूल में 2 प्रकार के टीचर रहते हैं, एक ऐसा पढ़ाते कि पूरा समझ में आ जाता है, और ऐसा पढ़ाते हैं कि बाद में अपन सोचते कि पढ़ाया क्या था। सभी ने देखा होगा, हर स्कूल में 2-4 ऐसे 1-2 रहते कि नहीं रहते हैं। कुछ ऐसा पढ़ाते कि सब समझ में आ जाए, और कुछ ऐसा पढ़ाते कि अपन को पता चलता है कि क्या पढ़ाया क्या था, आगे टॉपिक ही पता नहीं चलता, है ना। तो कैटेलिस्ट भी इसी प्रकार के रहते हैं, उत्प्रेरक भी इसी प्रकार के रहते हैं। एक रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, दूसरे उसको घटा भी सकते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। डिपेंड करेगा कि हमने किस कैटेलिस्ट का प्रयोग किया। हमको फिजिक्स पढ़ना था तो स्कूल में जाकर के अगर अपन ने ज्योग्राफी वाले टीचर को पकड़ लिया कि सर पढ़ा दो ये वाला, एक डेरिवेशन समझ में नहीं आ रहा फिजिक्स का, समझा दो, वो इतना अच्छा समझाएंगे कि अगली बार हम उनकी तरफ देखेंगे भी, क्योंकि उनका सब्जेक्ट अलग है, कुछ और ही समझा दिया उन्होंने अपने को। तो उनकी जो थ्योरी है वो हमारे क्वेश्चन की थ्योरी के साथ में सेट नहीं होती है, नेगेटिव। तो ऐसा कैसे उत्प्रेरक के बेटे, कुछ उत्प्रेरक रहते हैं, दोनों प्रकार के हैं, कुछ रेट को बढ़ा भी देते हैं, कुछ रेट को घटा भी देते हैं। डिपेंड करेगा हमने कौन से कैटेलिस्ट का प्रयोग किया। क्लियर हो गई बात आपको? चलिए अगला देखते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। जो इफेक्ट ऑफ प्रेशर है, दाब का प्रभाव है, वो केवल गैसियस रिएक्शन पर लागू होता है। दाब का प्रभाव केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर लागू होगा। क्यों लागू होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि ये एक हमारे पास में सिलेंडर है जिसमें हमने 2 मॉलिक्यूल लिए हुए थे, एक ए का था और एक बी का था। दोनों के रिएक्शन से हमको क्या बनाना था? सी और डी बनाना था। लेकिन इनके बीच की दूरी अभी क्या थी? इनको अपन ने 2 दोस्तों को ग्राउंड में छोड़ा था, तो वो एक दूसरे को मिल नहीं पाए। अगर अपन उन दोनों को एक कमरे में बंद कर देते और बोलते चलो आंख पे पट्टी, मुंह पे पट्टी है, अब एक दूसरे को पकड़ के बताओ, तो क्यों उनको 1 घंटा लगता क्या? 2-4-5 मिनट नहीं पकड़ लेते, वो पकड़ लेते कि नहीं पकड़ लेते। तो हमने क्या किया बेटे, इसके ऊपर अपन ने पिस्टन लगा दिया, पिस्टन के ऊपर अपन ने प्रेशर डाला। तो हम जानते हैं बायल का नियम, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कम हो जाता है। प्रेशर बढ़ाया, ऊपर से दबाया अपन ने, तो जैसे क्या हो गई, इसके अंदर दब गई। ये जो यहाँ पे था ये यहाँ पे आ गया, ए वाला यहाँ आ गया। ए और बी के बीच की डिस्टेंस क्या हो गई? अब कम हो गई। कम हो गई तो उनको एक दूसरे के साथ में कंबाइन होकर के प्रोडक्ट बनाने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो गई? बढ़ गई, ज्यादा हो गई। इफेक्ट ऑफ प्रेशर अपने को समझ में आ गया कि प्रेशर बढ़ाया तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है dx/dt उसकी वैल्यू भी
बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि प्रेशर बढ़ाते हैं तो गैसों का वॉल्यूम कम हो जाता है, गैसों का आयतन कम हो जाता है। अणुओं के बीच की, मॉलिक्यूल के बीच की इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो है, अणुओं के बीच की जो दूरी है वो कम हो गई तो आसानी से रिएक्शन कर गए और उन्होंने प्रोडक्ट बना दिया। दाब का प्रभाव अपने को पता चल गया। अब हम देख रहे हैं क्रियाकारक की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, क्रियाकारक की प्रकृति हम देख रहे हैं यहां पर। तो जो क्रियाकारक रहते हैं उसकी प्रकृति हम देखते हैं। अगर वो आयोनिक है, आयोनिक NaCl है, और उसको अगर अपन ने वाटर में डिजॉल्व किया, आपको बताया था वाटर का फार्मूला HOH होता है, H पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है। NaCl में भी अपन जानते हैं Na पॉजिटिव होता है और Cl नेगेटिव होता है। सॉल्वेशन हो जाता है, विलायकीकरण हो जाता है, NaOH बना देता है और HCl बना देता है, घुल गया। और अगर वाटर के बजाय NaCl को हमने पेट्रोल में ले लिया, केरोसिन में ले लिया, इसको इसमें डाला हमने, ये डिजॉल्व ही नहीं हो रहा, घुल ही नहीं रहा। पानी में नमक घुलता है कि नहीं घुलता है? घर पे जाके थोड़ा सा तेल लेना, 1 चम्मच में तेल, और उसमें थोड़ा सा नमक डाल करके उसको हिलाते रहना, वो उसमें घुलेगा ही नहीं। क्यों नहीं घुलेगा? क्योंकि ये ध्रुवीय विलायक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला पोलर सॉल्वेंट है, और ये आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड है, पोलर सॉल्वेंट है, ध्रुवीय विलायक है, आसानी से घुल गया। केरोसिन, ऑयल, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, अध्रुवीय विलायक है, इनके साथ में इनकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक इसी प्रकार हम दूसरा एक और पॉइंट जानते हैं। अगर मान लीजिए हम देखें कि आपका पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया, कई बार हो जाता हो, पढ़ रहे हैं सुबह से पुस्तक लेकर के भिड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, हम पढ़े जा रहे हैं, शाम को 8, 9, 10 बज गई, हमारा सिर दुखने लग गया, हमने सोचा आज तो इस केमिस्ट्री को हम जला देते हैं। गुस्सा आ गया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, परेशान हो गए, रोज इसी की रिएक्शन में देख रहे हैं अपन उठा करके, समझ में कुछ आ नहीं रही है, हमने पूरी की पूरी पुस्तक जला दी, डाल दी उसको हमने भट्टी के अंदर। अब दिमाग से सोच के बताओ, पुस्तक बाहर से जल रही कि अंदर से जल रही? सबसे पहले क्या जलेगा? कवर जलेगा कि ये वाला चौथा वाला चैप्टर जलेगा? सबसे पहले कवर जलेगा, फिर चौथे वाला चैप्टर जलेगा कि नहीं जलेगा? दूसरा जलेगा। पहला तेरे को याद है इसलिए दूसरा पहले जलेगा, यूं क्रम से जलेगा। पहले बाहर वाले, इधर से पहला चैप्टर तो नीचे से लास्ट चैप्टर, आइट साइड से पता चलेगा। पूरी आग भी लग गई, पूरी आग बुझ भी गई, और कठिन वाला प्रश्न का पन्ना तो बिना जले बीच में रह गया। होता है कि नहीं होता है? पूरी पुस्तक जला दे तो जरूर थोड़ी पूरी जलती है, वो बीच का पन्ना बच जाता है, कुछ आग खत्म हो गई और बीच के बच गए। कहने का मतलब अगर अपन साइंस पढ़ा हुआ होता और अपन ने ये वाला पॉइंट पढ़ा होता तो हम दिमाग लगाते। क्या दिमाग लगाते? पूरी पुस्तक को नहीं जलाते, एक एक पन्ना करके जला देते। ध्यान से सोच के बताओ, एक पुस्तक को इकट्ठा डाला और उसी पुस्तक के पेज कर लिए, उनको डाल दिया, पहले कौन जल गया? पेज जल गए। क्यों जल गए? क्योंकि अगर मोटी पुस्तक है हमारे पास में तो हम देख रहे हैं उसमें कई पेज है, और अगर इन सबको अपन ने अलग अलग कर दिया, एक पेज अलग, दूसरा पेज अलग, तीसरा पेज अलग, हमने हर पेज को अलग कर दिया। पहले पुस्तक हम देख रहे थे केवल बॉर्डर पे आग लगी हुई थी, बीच में जो हमारा कठिन चैप्टर था उस तक तो आग ही नहीं पहुंची थी, जिसको देख के हम घबरा रहे थे। आएंगे ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर ऐसे आते थे, तेल, कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, उनकी रिएक्शन बड़ी खतरनाक होती है, समझ में ना आए तो। हम देख रहे बेटे ये बाहर से जल रहा है, बाहर से जल रहा है, क्योंकि बड़ी मोटी पुस्तक थी। अब हमने इस मोटी पुस्तक के पेज कर दिए। अब देखो ध्यान से, पेज यहाँ से जल रहा है, यहाँ से जल रहा है, ये वाला दूसरा यहाँ से जल रहा है, ये भी जल रहा है, ये नीचे से भी जल रहा है, इधर भी जल रहा है। क्या यहाँ पेज जल रहा है? बीच में जल रहा है, पेज अकेला सब तरफ से जल रहा है, ये यहाँ से भी जल रहा है, ये यहाँ से भी जल रहा है, ये यहाँ से भी जल रहा है। नई सरफेस बन गई कई, इसमें केवल बाहर सरफेस थी, इसमें बाहर भी सरफेस है और अंदर भी सरफेस है, सरफेस एरिया बढ़ गया। यही तो कारण है लकड़ी के टुकड़े की तुलना में उसका पाउडर जल्दी जल जाता है ना। नमक या मिश्री की डल्ली के बजाय उसका बारीक चूरा करके पानी में घोल दिया, जल्दी
घुल जाता है। साबुन की बट्टी पानी में डाल दी, शाम तक नहीं गलेगी, और 2 मुट्ठी सर्फ लेकर के पानी में डालते तो तत्काल समझ गया। तो बेटे ये इफेक्ट हो गया, काय का हो गया, क्रियाकारक की प्रकृति और भौतिक अवस्था। बड़ा टुकड़ा होगा इकट्ठा तो देरी से रिएक्शन करेगा, लेकिन अगर अपन ने उसका पाउडर कर दिया है तो पाउडर चारों तरफ से रिएक्शन करेगा। हर पाउडर के कण के चारों तरफ नई सरफेस बन गई, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ गया, फलस्वरूप अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, यहाँ पर बढ़ जाती है। आखिरी फैक्टर हम देखते हैं, विकिरण का प्रभाव। विकिरण का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। कई रिएक्शन ऐसी होती है जो विकिरण की उपस्थिति में चालू होती है और समाप्त होती है। विकिरण अगर नहीं है तो हम देखेंगे वो रिएक्शन होगी ही नहीं। जैसे मेथेन का क्लोरीनीकरण, जब मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्शन करती तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ स्टेप में जाकर के कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाती है। लेकिन ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संभव है। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं है तो यह रिएक्शन संपन्न नहीं होती। बात समझ में आ गई आपको? कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती है जो रेडिएशन या विकिरण की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। जब तक सूर्य का प्रकाश नहीं होगा फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि वो भी क्या है, एक प्रकार की रेडिएशन की प्रेजेंस में होने वाली रिएक्शन है। ठीक इसी प्रकार से हम देखते हैं कि मेथेन का जो क्लोरीनीकरण है वह भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही संपन्न होता है। तो हम बोल सकते हैं अनेक रिएक्शंस ऐसी होती है जो सनलाइट या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में प्रारंभ भी होती है और अंत भी होती है। क्यों? क्योंकि इस प्रकाश की उपस्थिति में क्रियाकारक के जो अणु हैं ये पहले इनएक्टिव रहते हैं, निष्क्रिय रहते हैं। जैसे लाइट गिरी उनके ऊपर कैसे हो गए वो सक्रिय। जैसे अपन देखते हैं ना, पढ़ाई कर रहे हैं, रात को 9, 9:30 बज गई, हमको नींद आने लग गई, कापी पे लिखे हुए अक्षर उल्टे उल्टे नजर आने लग गए। एक डोज लगाया चाय का, चालू हो गए। अपन ने क्या बोला, चाय को, चाय क्या काम कर रही है, एक्टिवेटर का काम कर रही है। या 5 मिनट घूम फिर आए कहीं पे उठ के तो नींद हमारी उड़ जाती है, बदल जाता है माहौल हमारा। तो हम देख रहे हैं बेटे ये जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है इनको क्या कर रहा है, वो धक्का लगा रहा है। काय के लिए कि चलो चलो लड़ाई करो, लड़ाई करेंगे तो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। तो बेटे ये हमारा पूरा पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको हमने बोला अभिक्रिया की दर, दर को प्रभावित करने वाले कारक। यहीं पर एक छोटा क्वेश्चन और बन करके आ जाता है जो ताप के आधार पर अपन ने देखा था कि ताप बढ़ा देते हैं तो अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है, क्योंकि क्रियाकारकों के अणुओं की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि अगर हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा दिया तो रेट 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। प्रति 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि करने पर अभिक्रिया की जो दर है उसका मान 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। तो वैज्ञानिकों ने क्या किया कि 2 दर नियतांक ले लिए, एक T डिग्री पर तो एक उससे 10 ज्यादा। इन वेग स्थिरांकों का जो अनुपात है उस अनुपात को कहा जाता है तापमान गुणांक। और जैसा मैंने बतलाया आपको इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 से 3 के बीच में आती है। अर्थात प्रति 10 डिग्री सेल्सियस ताप वृद्धि करने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। कितनी गुना बढ़ जाती है, 2 से 3 गुना बढ़ जाती है। कितने डिग्री पर, केवल 10 डिग्री पर बढ़ जाती है। बेटे यही कारण है कि बुखार आते से ही हमको डॉक्टर तत्काल पहली गोली वो देता है जो बुखार को क्या करे, कम करे। क्योंकि बुखार आया, टेम्परेचर बॉडी का क्या हो गया, बढ़ गया। तो बॉडी के अंदर होने वाली जितनी भी बायोलॉजिकल रिएक्शंस है उनकी रेट भी क्या हो जाएगी, कई बायोकेमिकल रिएक्शंस होती है उनकी रेट भी बढ़ जाएगी। जब वो जरूरत से ज्यादा हो जाएगी तो हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। इसलिए डॉक्टर पहली मेडिसिन काय की देता है, फीवर को कम करने की, ताकि बॉडी का टेम्परेचर कम आए तो अंदर जो रिएक्शन चल रही है वो सामान्य गति से संपादित हो सके। चलिए देखिए नोट्स में पूरा क्वेश्चन ये, फिर आगे बढ़ते हैं हम। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभिक्रिया की दर तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक।